पेपर पर विकास के वादे हैं लेकिन हकीकत में सब कुछ सादे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं सुधांशु। आज हमारे साथ मौजूद हैं करहगर विधानसभा के सबसे चर्चित और महागठबंधन उम्मीदवार संतोष मिश्रा जी। सर का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, जैसा कि विकास के वादे किए जाते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत पे विकास कहीं दिख नहीं रही है, तो आपकी सरकार अगर आती है तो विकास के मुद्दे पर आपके क्या एजेंडे हैं अभी? देखिए, कल ही आपने देखा होगा कि महागठबंधन का एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके तहत हम लोगों का मैनिफेस्टो भी जारी हुआ और मैनिफेस्टो से ये साफ दर्शाता है कि पिछले 5 वर्षों का नहीं 15 वर्षों का हिसाब नीतीश कुमार को देना होगा। इस चुनाव में पिछले 15 वर्षों में उन्होंने इस प्रदेश के लिए क्या किया है, बिहार में किस तरह का विकास का जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। कल करहगर भी आए हुए थे मुख्यमंत्री जी। जिस तरह की स्थिति है हमारे यहाँ, नल जल योजना, कोई अन्य योजना किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारी योजनाएं तो पेपर पे बहुत उन्होंने लागू की, लेकिन वो सारा कुछ पेपर पे ही रह गया, कागज ही बनकर रह गया। जल नल नली गली जितना आप देख रहे हैं, गांव में आप जाइए, गांव के जितने जो कि गली हैं, सारा गली उखाड़ पुखाड़ दिया है इन लोगों ने। सारा गली मतलब तहस नहस होकर रह गया है। कोई काम ऐसा ढंग का नहीं इन्होंने किया है कि जिससे कि एक आपका जो गांव है, एक स्वच्छ सुंदर गांव का जो हमारा सपना है वो साकार हो सके। रोड की स्थिति आप देख ही रहे हैं। गांव के जो संपर्क पथ हैं, मेन रोड से जो जुड़े हुए, एसएच से या एनएच से जुड़े हुए रोड हैं, उनकी स्थिति देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरी तरह से ध्वस्त है अगर देखा जाए तो। शिक्षा स्वास्थ्य की भी स्थिति आप जान रहे हैं क्या है। कोरोना के समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या दिया बिहार को, किस तरह का, हम लोग के पास तो सही आंकड़े भी नहीं है। हम लोग को तो पता भी नहीं है कि कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग मरे। बिहार सरकार को खुद नहीं पता है। शिक्षकों की स्थिति आप देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाए तो खोखला वादा हुआ है 15 साल में। पिछले 15 साल में घोटाले हुए हैं जो उजागर नहीं, सतह पर नहीं आ रहे हैं, परंतु हमारी सरकार आएगी तो इन घोटालों को उजागर करेगी। उसके तहत कार्य करते हुए, जैसा कि हम लोगों की सरकार ने वादा किया है कि युवा, किसानों, महिलाओं, इन तीनों के लिए निश्चित रूप से हमें काम करना है। किसान का कर्जा माफ़ी, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को के सशक्तिकरण होते हुए उनके हाथ में हम उनको अधिकार देंगे, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हो या उनको उनके जो ये आपको जो संगठन चल रहे हैं जीविका और अन्य, उनको स्थायी रूप से हम लोग लागू करेंगे महिलाओं के लिए। क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं कि महिलाओं का जो भी प्लस जितना ये आशा और अन्य कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, उनके वेतनमान को स्थायी करेंगे। तो ये सब मैनिफेस्टो में हम लोगों के ऑलरेडी आ चुका है और इन चीज़ों पर बहुत सीरियसली महागठबंधन कार्य कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि माहौल अभी दिख रहा है, चाहे वो मेरा क्षेत्र हो या बिहार का अन्य कोई क्षेत्र हो, आप देख रहे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में हवा है और निश्चित रूप से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, सबसे बड़ी चीज़ की करहगर विधानसभा क्षेत्र में किसान फसल उपज करते हैं, किसान को एक राज्य का ऋण बोला जाता है। तो अभी सुनने में यही आ रहा है कि पैक्स के द्वारा उनकी फसल की खरीदी नहीं हो पा रही है, उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान अभी हर जगह से नाराज चल रहे हैं। तो आपकी सरकार किसान के लिए स्पेशल क्या सोची है सर? नहीं, निश्चित रूप से ये तो बदहाली, जितना बदहाल किसान है इस प्रदेश में, शायद ही उतना किसान और युवा, जितने बदहाल, युवाओं में सब कोई, महिला हो या पुरुष हो, युवा और किसान में भी सभी तरह के लोग, सभी वर्ग के लोग, जितना बदहाल किसान है। देखिए, हमारे यहाँ जो किसानी की व्यवस्था है, खेती की व्यवस्था है, हम पंजाब हरियाणा जैसा नहीं है। वहाँ बड़े बड़े खेत होते हैं, लोगों के पास एक चक होता है। हमारे यहाँ तो चकबंदी व्यवस्था आज तक नहीं लागू हो पाई है। सरकार का कोई नीति नहीं है किसानों के लिए, ना ही कोई योजना है किसानों के लिए कि जिसके तहत कि उनके फसल को, उनके प्रोड्यूस को खरीदा जा सके। हमारे पास कोई मंडी नहीं है।
दूसरे प्रदेशों में आप जाके देखें तो किसानों के लिए एक अलग मंडी है, वहाँ एक सही मूल्य मिलता है उनको। यहाँ तो किसान अपना जो धान या गेहूँ या अन्य कोई भी सामग्री उत्पन्न कर रहा है, अन्य कोई भी फसल उत्पादन कर रहा है, उसको तो औने पौने दाम में बेचने में बनिया को मजबूर है, साहूकार को बेचने में मजबूर है। वो अपने खेती के लिए पैसा, कृषि ऋण नहीं मिल पा रहे हैं, बैंक ऋण मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। बैंकों की जो राष्ट्रीयकृत बैंक है और जो प्राइवेट बैंक भी हैं, बैंक दुनिया भर के बैंक खुले हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राहक सेवा केंद्र इत्यादि इत्यादि करके खुले हुए हैं। और जो सबसे मजबूर आदमी अगर दिखाई पड़ रहा है तो किसान है, उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो किस प्रकार की ये नीति है, तो इस पर हम लोग निश्चित रूप से करहगर एक धान का कटोरा कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ जो किसानों की उपज है उसका एक वैल्यू है। तो उस क्षेत्र में हम लोग निश्चित रूप से, खास तौर से अगर मेरा प्रतिनिधित्व रहेगा तो निश्चित रूप से पहला कार्य अगर कोई मैं करूँगा तो किसान से संबंधित, उसके सिंचाई से संबंधित, उसको आसानी से ऋण मुहैया हो सके, उसको किसी साहूकार के पास न जाना पड़े, वो आत्महत्या न करे, वो मतलब ऐसा ना हो कि कर्ज में दबा चला जाए और उसको खाने का लाला पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों को लेके एक ठोस योजना हम लोगों की तैयारी है और इसमें मैं काम भी कर रहा हूँ कि जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कोई इंडस्ट्री हम लोग करहगर में निश्चित रूप से लगाएं, किसी न किसी प्रकार से। जैसे राइस मिलों की भी आप व्यवस्था आजकल देख रहे हैं, उससे भी काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता था, राइस मिल पूरे ख़त्म है। और बड़े बड़े जो बाहर के बिजनेसमैन हैं, बाहर के जो बड़े बड़े मतलब MSME के मतलब मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बाहर से आके बड़ा बड़ा प्लांट यहाँ लगा रहे हैं, उन्हीं किसानों से धान खरीद रहे हैं और वही धान को अपने यहाँ पॉलिश करके या मतलब उसी धान को चावल बना के और बाहर के देशों में भेज रहे हैं। बांग्लादेश जा रहा है, भूटान जा रहा है, अन्य मतलब जगहों पे जा रहा है। हमारे यहाँ वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वही किसान का आप औने पौने दाम पे 1200-1300 रुपये में धान खरीद रहे हैं और 5000-6000 क्विंटल आप मतलब कि धान चावल उसको बना के बेच रहे हैं बाहर में। पैक्स की व्यवस्था ऐसी है, पैक्स में तो ऐसा भ्रष्टाचार व्याप्त है बिहार सरकार के तहत कि कहिए मत। पैक्स, अगर पैक्स में धान दे कोई किसान अपना धान पैक्स में नहीं देना चाहता है आज के समय में। तो ये सब समस्याएं हैं, इन समस्याओं को निश्चित रूप से हम लोग दुरुस्त करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ सर, युवाओं को ऋण देकर सरकार पढ़ा रही है, लेकिन वो पढ़कर करेंगे क्या जब रोजगार के अवसर ही नहीं रहेगी। रोजगार पे सबसे विफल सरकार अभी वर्तमान में रही है। आपकी सरकार भी क्या इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रहेगी या कुछ सोचे हैं रोजगार के अवसर पर? नहीं, ये चीज़ नहीं। हमारे मैनिफेस्टो में कल साफ ये किया गया है कि युवा जो खास तौर से जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या किसी अन्य तरह का टेक्निकल उन्होंने डिग्री लिया हुआ है, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले तो कि जो अब पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, रोजगार खोज रहे हैं, तो उनके लिए एक आपने देखा होगा हमारे मैनिफेस्टो में साफ साफ आया हुआ है कि जिस भी नौकरी के लिए, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, जिस तरह के भी नौकरी के लिए वो अप्लाई करेंगे वो निःशुल्क एप्लीकेशन होगा। प्लस सरकारी नौकरी जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो विभाग हैं उनमें सरकारी नौकरी के लिए जहाँ भी वो परीक्षा देने जाएंगे उन्हें उनका किराया जो आने जाने का भाड़ा है वो भी दिया जाएगा। इसी के तहत एक हम लोगों की सोच है, युवाओं को जो शिक्षा उनको प्रदान किया जा रहा है, तो उसमें हम लोग वोकेशनल कोर्सेज ज़्यादा कि जितना वो जैसे ही इंटर पास कर रहा है हमारा युवा उसको एक तरह से इस तरह का कोर्स कराया जाए, इस तरह की व्यवस्था हम अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने ज़िलों में, अपने प्रखंडों में लागू करें कि उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग मिल पाए, रोजगार हेतु कोई ट्रेनिंग मिल जाए, आईटी से संबंधित हो, किसी अन्य कार्य से, कोई मान लीजिए कि ITI टाइप का हो, ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग, जिससे कि वो युवा तैयार होता रहे किसी तरह की भी नौकरी के लिए, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, किसी टाइप का। तो इस तरह की व्यवस्था हम लागू करने के लिए कृत संकल्पित। तो युवा को
एक तो भाई आप समझ ही रहे हैं, हायर एजुकेशन में पैसा तो लगता है, लेकिन इस व्यवस्था को भी हम लोग लागू करेंगे। हमारे यहाँ देखिए, दूसरे प्रदेशों में आप जाइए, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की बाढ़ आई हुई है। लोग वहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं, एडमिशन हो रहा है। हमारे यहाँ भी ये इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई आके इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता है शिक्षा में। तो एक ऐसी नीति सरकार, जैसा कि हमारे मैनिफेस्टो में भी कहा गया है, हम एक ऐसी नीति लेके आएंगे, सरकार अगर हमारी आती है तो निश्चित रूप से एक ऐसी नीति लेके आएंगे कि सहज प्रक्रिया के तहत शिक्षा में भी इन्वेस्टमेंट हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट हो, और अन्य क्षेत्रों में 15 वर्षों के अंदर में एक सुई का कारखाना लगा पाए नीतीश कुमार, और आगे भी नहीं लगा सकेंगे। अगर जनता अगर कोई एक वोट भी किसी हमारे सम्मानित वोटर का नीतीश कुमार को जाता है तो निश्चित रूप से वो वोट बर्बाद हो रहा है। शिक्षा, रोजगार और किसान के बाद स्थान आता है स्वास्थ्य का। शिलान्यास तो बहुत हुए, ट्रामा सेंटर भी खुले, लेकिन एक इमरजेंसी सेवा हो जाए तो मरीज को बनारस और पटना दौड़ना पड़ता है। क्या सोच रही है आपकी सरकार स्वास्थ्य के मुद्दे पे? नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था तो एकदम चरमराई हुई है, और चरमराने के अलावा स्वास्थ्य विभाग में पूरे बिहार लेवल पे देखा जाए तो मतलब चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। दवाई के खरीद फरोख्त में, दवाई को सप्लाई करने में, अन्य व्यवस्थाओं में भी जो एनजीओ को ये लोग कार्य देते हैं हॉस्पिटल की व्यवस्था को मेंटेन करने का, उन सब चीज़ों में चरम पर भ्रष्टाचार बिहार में स्वास्थ्य सेवा में है। और नीतीश कुमार कमा रहे हैं, भाजपा के लोग कमा रहे हैं और उसका गलत उपयोग किया जा रहा है, जो कि ऐसी व्यवस्था है, एक बेसिक व्यवस्था है स्वास्थ्य सेवा। हमारे यहाँ कोई बढ़िया अस्पताल नहीं है। पटना हो या कोई बड़ा शहर हो, सासाराम की तो बात छोड़ दीजिए, पटना में भी, बिहार की राजधानी में भी आपको कोई बढ़िया सरकार की तरफ से ऐसा कोई अस्पताल नहीं मिलेगा। IGIMS और PMCH की हालात आप देख रहे हैं। हाँ, और मरीजों की भी तो संख्या आप देखिए, लोगों को भागना पड़ रहा है, दिल्ली भाग रहे हैं लोग, हमारे यहाँ के लोग तो बनारस भागते हैं, लखनऊ जाते हैं। तो इस व्यवस्था पे एक स्वास्थ्य नीति आएगी, ये भी मैनिफेस्टो में मेंशन है हम लोगों के, कल के जो आया है कि एक सघन स्वास्थ्य नीति लेके सरकार आएगी, जिसके तहत एक स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार करेंगे कि जहां जिला और प्रखंड स्तर पे तो निश्चित रूप से कम प्रखंड स्तर पे कम से कम 20 से 30 बेड का एक प्रॉपर अस्पताल, और जिला स्तर पे 50 बेड का अस्पताल, और सभी चीज़ों से इक्विप्ड, सभी सुविधाओं से इक्विप्ड अस्पताल हम इसकी व्यवस्था करवाएंगे। और प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं, उन पर भी नकेल कसी जाएगी। मनमानी वो ना करें तो इस पर भी नकेल कसा जाएगा। इन सब चीज़ों की ये चीज़ें, इन चीज़ों की ज़रूरत है, और ये चीज़ें, इन चीज़ों का दरकार है, और इस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सरकार आगे बनती है, आप निश्चित रूप से देखेंगे कि एक युवा सरकार आएगी, युवा सोच और युवा जोश, और एक आप जिसको कहते हैं कि एक ऐसी सरकार जो त्वरित रूप से हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए कार्य करे। एक आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री दौरे कितना लड़ाई को कठिन कर रहे हैं, या जैसे सहज चल रही है आपके लिए सहज ही रहेंगे? नहीं, यहाँ तो लड़ाई प्रधानमंत्री तो कोई नहीं न बनने वाला है। यहाँ तो कोई भी राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा तो मुख्यमंत्री के रूप में ही करेगा। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी का दौरा हो भी जाए तो जनता तो मन बना चुकी है, जनता तो ये सोच चुकी है प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, क्या देंगे, क्या दिया उन्होंने। कोरा वादा कर रहे हैं लोग, इसी संक्रमण के काल में क्या दिया है केंद्र ने, और अगर केंद्र ने दिया है तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार उसको छुपा रहे हैं, उस पैसे का गलत उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार इस प्रदेश में ऐसा है, खुद मुख्यमंत्री नहीं अगर कर रहे हो तो नल जल योजना में देखिए, मुझे तो लगता है कि कोई भी नल जल योजना और जितना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो या कोई योजना जो नीतीश सरकार ने चलाई है विगत 15 वर्षों में,
कोई ऐसा योजना नहीं है कि जहां कमीशन बेसिस और डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है, बीच में कोई उसका स्थान नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कि मैं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। और जो नीचे लोग हैं, हमारे जो जनता जनार्दन है, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल है इस प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी के आने से लोगों पे फर्क नहीं पड़ा। लंबी लंबी बातें कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इस बात। प्रधानमंत्री जी को भी आए, बहुत हम उनका स्वागत है बिहार में, और लंबी लंबी बातें करें। वो लोग तो खुद नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। भाजपा के लोग खुद नहीं चाहते हैं। नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई बयान कर रहा हूं मैं। और ये लोगों को जानना चाहिए, ये लोगों को जानना चाहिए, जनता को ये जानना चाहिए। भाजपा के लोग खुद नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। वो सबसे बड़े स्थान पे बैठे हुए हैं और उसी कड़ी उस स्थान से यहाँ से संदेश देंगे। सासाराम में 23 तारीख को उनका कार्यक्रम जो होना होगा, आप गौर करिएगा, आप लोग मूक रूप से संदेश देंगे प्रधानमंत्री की नीतीश हटाओ। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आप सुन रहे थे संतोष मिश्रा जी को, और इन्होंने बताया कि इनकी युवा सरकार के द्वारा जो मैनिफेस्टो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान के लिए जारी किया गया है, अगर इनकी सरकार लागू करती है तो बिहार बेशक सुदृढ़ और खुशहाल होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार सर, धन्यवाद। धन्यवाद।